अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर और आज हम पढ़ने लगे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रा भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ब्रांच है केमिस्ट्री की और इसकी जो बातें हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मुश्किल ये इससे नहीं है क्योंकि अगर आपको एक मेन चीज़ समझ आ जाए तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी हो जाती है। आपको मैं इंट्रोडक्शन दूंगी आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और हम मिलकर समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है और मैं इसको क्यों आसान कहती हूँ ये भी मैं आपको लेक्चर में समझाऊंगी। आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने लगे हैं अपने केमिस्ट्री ग्रेड 10th का नया चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये चैप्टर है ही बहुत इंटरेस्टिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं। मैं थोड़ा सा उससे पहले बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को अक्सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल लगती है। मुश्किल इसको नहीं समझना, ये बड़ी आसान है। जिसको समझ आ जाए ना उससे पूछेगा, उसको लगेगा सबसे ज़्यादा आसान केमिस्ट्री ऑर्गेनिक है। मुझे तो बहुत पसंद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं और कुछ ना बड़ी मज़ेदार बातें ये होती हैं कि अगर आपको एक चीज़ के बारे में पता लग गया है तो बाकी चीज़ों के बारे में खुद ही पता लग जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स पढ़ने से पहले आप लोगों ने याद रखना है सबसे पहले कि इसका नाम ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। होता क्या था कि साइंटिस्ट को हमेशा से लगता था, आपने एक डेट याद रखनी 1828, ठीक है। 1828 से पहले साइंटिस्ट को लगता था कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो उनको लगता था कि सिर्फ ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर बन रहे हैं, एनिमल्स के अंदर बन रहे हैं, प्लांट्स के अंदर बन रहे हैं, हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। ऑर्गेनिक मींस लाइफ, लाइफ से रिलेटेड इसका पूरा मतलब बनता है। तो साइंटिस्ट को क्योंकि लगता था कि ये उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में चीज़ें बनेगी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको साइंटिस्ट बना नहीं सकते, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेकिन बाद में फिर हुआ ये कि 1828 के बाद उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन हुआ ये एंड पे आके कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पूरी केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच भी है। बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं 1828 तक, तो चलें ठीक है, साइंटिस्ट को लगता था वो नहीं कर सकते। साइंटिस्ट को लगता था इट्स नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर दोज प्रोडक्ट्स और दोज केमिकल्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेवॉइजर, जिसका हमने एसिड्स बेसिस में भी पढ़ा, जिन्होंने एसिड्स और बेसिस के बारे में भी कुछ बातें की, उन्होंने कहा कि जी प्लांट्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, और साथ एनिमल्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होते ही होते हैं, साथ में सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो हो सकती हैं, लेकिन ये हम बना नहीं सकते। केमिस्ट्री लैब में, लेबोरेटरी में इनकी मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से एक थ्योरी प्रेजेंट हुई थी जिसको कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी का क्या मतलब है? वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब है, लगता था कि कोई ऐसी फोर्स है, कोई ऐसी वाइटल फोर्स है, डिफरेंट फोर्स है जो इस ऑन अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो अर्थ पे आप कहीं से भी नहीं ला सकते, आप बना ही नहीं सकते उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। 1828 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। मैन्युफैक्चरिंग के कोशिश तो आपको पता है, फिर ह्यूमन क्यूरोसिटी की हमने बात की थी कि ये चलती रहती और चलती तब तक है जब तक कि फाइनली वो चीज़ें डिस्कवर ना हो जाएं कि जो एक इंसान करना चाह रहा होता है। 1828 के बाद सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना उसकी हम बात करेंगे। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना तो साइंटिस्ट को पता चल गया कि ठीक है, अब हम केमिस्ट्री लैब में इसको बना सकते हैं, और वहाँ से स्टूडेंट्स शुरू होती होती एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लंबी सेपरेट ब्रांच बन गई, जो कि केमिस्ट्री की ब्रांच है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, जिसकी बातें बड़ी मज़ेदार होती हैं, जिसके बारे में हम मज़ीद बात भी करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किस साइंटिस्ट ने क्या बात की, ये आपने याद रखना है। लेवॉइजर को लगता था कि ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ ऑर्गेनिजम्स में हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और इनको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। खैर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है हाइड्रोकार्बन। कार्बन यूं समझ लें कि बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कार्बन की बेस पे बनी हुई है, ठीक है। कार्बन के बारे में जिस स्टूडेंट को बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज उसकी आती होंगी ना, वो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लेगा। कार्बन बैकबोन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन मौजूद होता है, और कार्बन की बॉन्डिंग ही डिसाइड करती है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से बनेगा।
कार्बन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कार्बन स्टूडेंट्स क्या होता है कार्बन? पहले तो मुझे आप ये बताएं कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। कुछ याद आया? जिसने पहले 20 एलिमेंट्स याद किए हैं वही बात मैं रिपीट पे करी, उसको याद होगा कि कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है। 14 के साथ जो डिजिट आता है वो है 4। 4 का मतलब होता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब कार्बन ने तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, उसने स्टेबल होना ही होना है। तो कार्बन क्या करता है कि कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन, अब देखिए पहले तो आप ये सोचे ना कि वो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन देना आसान समझेगा कि 4 लेना आसान समझेगा। 4 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या वो दे दे आयोनिक कंपाउंड बना दे, जो बहुत मुश्किल है। हमने पढ़ा है 3 तक ही आयोनिक कंपाउंड जब बन जाता है ना 3 इलेक्ट्रॉन के लॉस से, तो न्यूक्लियस इतना एक्टिवेट हो चुका होता है कि न्यूक्लियस कहता है। तो 4 के बाद इसी वजह से हमारे कोवलेंट बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला ही नहीं जा सकता किसी भी एटम में से। उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो सकती है। न्यूक्लियस कहता है शेयर कर ले, मैं वो परमिशन दे देता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं दूंगा मजीद। और इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है ये बनाता है कोवलेंट बॉन्ड्स। अब कोवलेंट बॉन्ड कितने बनते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ऑलरेडी मौजूद हैं। 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो कितने बॉन्ड्स और बनाने हैं? 4। 4 बॉन्ड्स और बनेंगे, कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, कार्बन स्टेबल हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स बात गौर से सुन लें, ये यूं समझें कि बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। कार्बन के 4 बॉन्ड होने इंपॉर्टेंट हैं। 4 बॉन्ड्स कार्बन बनाएगा तो जाके स्टेबल होगा। 4 बॉन्ड्स बनेंगे। 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, 4 बॉन्ड किन एलिमेंट्स के साथ बनेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन आपकी बैकबोन है, और कार्बन का साथ देने जो चीज़ आई होती है कार्बन का दोस्त बनके, वो है हाइड्रोजन एटम। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन आपको हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाजमी नजर आएगा। आप देखेंगे चाहे एक हाइड्रोजन भी होगा ना, हाइड्रोजन होगा जरूर कार्बन के साथ। तो कार्बन और हाइड्रोजन की एक दोस्ती है। हाइड्रोजन मेन चीज नहीं है, कार्बन की बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। हाइड्रोजन सिर्फ क्या करता है कि जहां पे आप यूं समझ लें कोई और चीज नहीं जुड़ती कार्बन के साथ आके, वहां पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाना होता है तो कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? जाहिर सी बात है, सिंपल से ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स अटैच होंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। 4 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन 4 से कम हो सकते हैं। कम की बात हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। अभी हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि पहला कौन सा ऐसा कंपाउंड था जो लेबोरेटरी में डिस्कवर हो गया था, और साथ ही साथ कार्बन को भी थोड़ा सा और समझते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कुछ डेट्स के बारे में कि कब तक समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर किया ही नहीं जा सकता। उनमें इंपॉर्टेंट 1828 है, क्योंकि 1828 तक सबको यही लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। 1828 से पीछे की स्टोरी है जहाँ पे ये बातें होती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो साइंटिस्ट के बस के बात है ही नहीं। 19th सेंचुरी से पहले स्वेडिश केमिस्ट थे जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी और कहा था कि कोई वाइटल सी, कोई इंपॉर्टेंट सी, एक डिफरेंट सी फोर्स है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, और ये वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, ये कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती। अब वो थेरी थी, लॉ तो बना नहीं। क्यों नहीं बना वो लॉ? थेरी थेरी रह गई, इस पे फाइनलाइज नहीं हो सका, क्योंकि एक तो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंटेशन नहीं रुकी। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते गए करते गए करते गए, और एक ऐसा पॉइंट आया कि उन्होंने फाइनली 1828 में जाके या 1828 के बाद एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर ही लिया। वॉलर ने सिंथेसाइज किया था ये ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यूज में आ जाती हैं ये सारी की सारी चीज़ें। 1828 से पहले की स्टोरी और है जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते, ये बात फाइनल हो गई थी 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी से पहले आपके ये स्वेडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी, पेपर में आ सकता है, याद रखना है। और साथ ही साथ वॉलर ने क्या सिंथेसाइज किया था, याद रख लें, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट वॉलर हैं, वो साइंटिस्ट जिन्होंने फाइनली कहा 1828 के बाद वाइटल फोर्स थ्योरी को वाइप आउट कर दिया और बता दिया कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केमिस्ट्री लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये उन्होंने कंपाउंड लिया था अमोनियम सायनेट। अमोनियम सायनेट ने स्टूडेंट्स क्या किया कि इसने जब इसको हीट अप किया गया, तो हीट अप होने के बाद इसमें कुछ चेंज नहीं आया, कोई चीज़ नहीं निकली, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इन एलिमेंट्स की रीअरेंजमेंट हो गई। पहले अमोनियम के साथ सायनेट पूरा का पूरा अटैच था और अमोनियम सायनेट की फॉर्म में ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद था। जब इसकी रीअरेंजमेंट हुई तो रीअरेंजमेंट की वजह से, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई है, याद रखना है, कुछ भी नहीं हुआ, और कोई इसमें से ना
प्रोडक्ट निकला है, नया प्रोडक्ट ऐड हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। रीअरेंजमेंट हुई, कार्बन और ऑक्सीजन आ गए मिडल में और साथ NH2 इस साइड पे भी, NH2 उस साइड पे भी, जिस इस पूरे कंपाउंड का नाम है यूरिया। यूरिया आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ये बाद में बॉडी से एक्सक्रीट होता है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। तो फाइनली वॉहलर ने ये वाली जो यूरिया है ये मैन्युफैक्चर किया था केमिस्ट्री लैब के अंदर। और कैसे किया था? अमोनियम साइनेट को सिर्फ हीटअप किया और उसको हीट करने की वजह से उन एलिमेंट्स ने अपने आप को रीअरेंज कर दिया और उसके बाद यूरिया प्रेजेंट कर दिया। जब भी नेचर ने कोई ऐसी चीज़ आपके सामने लानी हो जो नई हो और आपकी अकल को जगाना हो, तो वो ऐसा ही होता है कि अचानक बैठे बैठे एक ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड उसको हीट अप किया, कुछ भी नहीं और हुआ, सिर्फ हीट करने से उसके एलिमेंट्स ने अपने आप को रीअरेंज किया और रीअरेंजिंग में यूरिया कंपाउंड मैन्युफैक्चर हो गया। और पता लग गया साइंटिस्ट को कि इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ह्यूमन बींग्स के या एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये आप खुद भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ये वो पॉइंट था जहाँ पे वाइटल फोर्स थ्योरी को कैंसिल आउट कर दिया गया और वाइटल फोर्स थ्योरी वाइप आउट हो गई। ये बात समझ में आ गई कि कोई एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं है जो इन चीज़ों को बना रही है, ये चीज़ें मैन्युफैक्चर खुद भी की जा सकती हैं। 1845 में हमारे पास कॉल्ब नामी साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड बनाया। एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स में हमने पढ़ा एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। मैंने आपको तब भी बताया था कि हम इस एसिड के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ जब हम आए तो हमने देखा कि एसिटिक एसिड बना 1845 में। और आप देख लें कि यहाँ पे यूरिया में भी कार्बन है, कार्बन के साथ है सारी बॉन्डिंग, ठीक है। किस तरह से बॉन्डिंग हुई है, परेशान नहीं होना, वो हम समझेंगे। इसको देख के ये नहीं समझना बहुत ट्रिकी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ होती है, ठीक है। इसको देख के बस इतना याद रखें, मिडल में कार्बन है और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में यही होता है, मिडल में कार्बन होता है। वो कार्बन पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा होता है और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के बगैर तो यूँ समझे इनकम्प्लीट है। यहाँ पे भी देख लें, ये कार्बन ऐसे बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कहीं एंड पे जाके अटैच है, ये भी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है। यही कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आगे COOH के साथ कार्बन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, इसको एसिड क्यों कहते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। सबसे पहले हम अभी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन की। कार्बन आपके पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12, 6C12। ये आपने याद रखना है, कार्बन को भूलना नहीं है। कार्बन के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हर एलिमेंट के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनलेस के जिस तरह हाइड्रोजन के पास 2 नहीं है तो एक ही होगा, ठीक है। फर्स्ट शेल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट नहीं कर सकता। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 चले जाएंगे पहले शेल में और सेकेंड शेल में चले जाएंगे इसके बाकी के जो 4 रह गए हैं, 6 में से 2 निकालें, 4 आर लेफ्ट, 4 आपके चले जाएंगे सेकंड शेल में। सेकंड शेल कार्बन का वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए 8 और 8 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, 4 और अपने अंदर लेगा और कार्बन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में करेगा कोवलेंट बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसके जो कंपाउंड्स हैं वो कंप्लीट होंगे, उनके बॉन्ड्स कंप्लीट होंगे और इस तरह से पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ लेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, कार्बन को नहीं भूलना। अब मैं आपको बताती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट क्यों किया गया। हमारी बॉडी में, एनिमल्स में, प्लांट्स में जितनी चीज़ें हैं सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं, सब में कार्बन इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, आपके एंजाइम्स, आपके ड्रग्स, मेडिसिन्स, जितनी चीज़ें आपके ह्यूमन बीइंग के लेवल पे इंपॉर्टेंट हैं, अभी उन्हीं को याद रख लें। प्लांट्स के लेवल पे भी आपने देखा वो फोटोसिंथेसाइज करते हैं, कितनी चीज़ें वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी हुआ कि प्लास्टिक को कैसे प्रिपेयर करना है, पॉलीमर्स कैसे बनाने हैं, वो सारी की सारी चीज़ें फिर समझ आती गई कार्बन की वजह से, क्योंकि कार्बन एक बहुत ही कमाल एलिमेंट है। इसकी बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने सर पे उठा के चल रहा है। पूरी की पूरी यूँ समझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ही कार्बन की वजह से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को आपने नहीं भूलना। कार्बन में हम डिटेल में भी बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें ये हैं जो पेपर में MCQs में पूछी जा सकती हैं। 1828 तक वाइटल फोर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट थी जो जैकब बर्जीलियस ने दी थी और उसके बाद वॉलर ने आकर यूरिया मैन्युफैक्चर कर दिया था। अमोनियम साइनेट
साइनेट से सिर्फ अमोनियम साइनेट को हीट किया था और उसकी रीअरेंजमेंट हो गई थी। 1845 में कॉल्ब ने एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया था और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ कार्बन को समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो कार्बन आपको समझ आना ज़रूरी है। कार्बन के पास अब वैलेंस शेल की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये पड़ा है आपका कार्बन, इसके इस तरह एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2, ये मैं वैलेंस शेल बना रही हूँ, आखिरी शेल बना रही हूँ, दरमियान वाले शेल की बात मैं नहीं कर रही। वैलेंस शेल में पड़े इस तरह 4 इलेक्ट्रॉन्स, चारों इलेक्ट्रॉन्स को ज़रूरत है बॉन्डिंग की। यहाँ से भी कार्बन का एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, इधर भी और इधर भी। ये चारों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के बॉन्ड्स बना देंगे, 4 बॉन्ड बन जाएंगे कार्बन के, और कार्बन उसके बाद बहुत सारे मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपके कार्बन के साथ कोई अगर और चीज़ ना जुड़ी हो तो हाइड्रोजन तो लाजमी जुड़ती है। किस तरह से कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और कार्बन के पास भी ये देखें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, दोनों कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती ही कोवलेंट बॉन्डिंग की बेस पे है, तो ये बात आपने याद रखनी है। कार्बन इंपॉर्टेंट है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी आ जाएगा, लेकिन कार्बन के साथ और भी एलिमेंट्स आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज़ें याद रखनी है। इसका एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर, ये सब कुछ आपको पता होना ज़रूरी है। सुना इंट्रोडक्शन, आसान सी बातें, इन बातों में बस ये है कि आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, इसलिए ज़रूरी था कि मैं इन बातों पे फोकस करती और आप इन बातों को याद करें। आपने इन बातों को लाजमी याद करना है, इनसे एमसीक्यू पूछा जाता है। अमोनियम साइनेट से किस तरह से बना है हमारे पास यूरिया, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। क्या बनता है अमोनियम साइनेट से, यूरिया कहाँ से बनता है, ये सारी चीज़ें, डेट्स पूछी जाती हैं इसके साथ साथ। तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें याद करनी हैं, मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें, इनका कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी अल्लाह हाफिज़।